साथियों नमस्कार। द कार्ड के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस अंक में जो चुनावी राजनीति का यानी जो 2024 लोकसभा का चुनाव है वह तीसरा चरण उसका पूरा हो चुका है और इस चरण तक आते आते हम देखते हैं कि एक सवाल मुख्य मुद्दा बन चुका है और इस पर एक बहस पूरे देश के बौद्धिक जगत में और आम लोगों के बीच में जारी है। और वह मुद्दा है इस देश में जो संपदा है, जो धन संपदा पैदा होती है, उसके पुनर्वितरण के बारे में। इसको समझने के लिए जैसे ये बात कही जाती है कि विगत वर्षों में जो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का एक धन संपदा पैदा हुई इस देश के ऊपर, उसमें से 16 लाख करोड़ रुपए जो है बड़े घरानों को, 20-25 घरानों को दे दिया गया सत्तारूढ़ दल द्वारा। लेकिन उसके विपक्ष में खड़ा जो प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन है, वो बार बार वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुख बना रहे हैं और वो बन भी चुका है। तो इस रूप में वो कई घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो घोषणाएं समाज के वंचित तबकों के लिए, जैसे एक गरीब स्त्री को 1 लाख रुपए वार्षिक देने का उनका वादा है। इसी तरह से बेरोजगार युवकों को अप्रेंटिसशिप करने के दरमियान 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की है। तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं, ये जो घोषणाएं हैं बेहद गरीब परिवारों की, ये वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र यानी जिसे वो न्याय पत्र कहते हैं उसमें उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो पहले आप ये वीडियो देख लें कि उसमें उस न्याय पत्र में क्या क्या चीजें हैं, फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में याद किया जाएगा। देश के किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं, वंचित, दलित, आदिवासियों सहित सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो 5 न्याय पर केंद्रित है और उन्हीं 5 न्याय से निकलती हैं 25 गारंटी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के तहत अब देश के हालात बदलने का वक्त आ चुका है। हिस्सेदारी न्याय, जिसके तहत देश में हर वर्ग, हर जाति की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस सरकार बनते ही सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी। SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन होगा। SC, ST सब प्लान की कानूनी गारंटी मिलेगी। जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक मिलेगा। युवा न्याय, युवाओं को भर्ती भरोसा के जरिए 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। पहली नौकरी पक्की के जरिए डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट का प्लेसमेंट होगा। पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। 40 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड आसानी से मिल सकेगा। नारी न्याय का संकल्प लेकर कांग्रेस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की जाएगी। गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना किया जाएगा। सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे। केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या भी 2 गुनी करेगी। फिर आता है किसान न्याय। MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। स्थायी कृषि कर्ज माफी आयोग की स्थापना होगी। फसल के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। किसान GST मुक्त होंगे। अब बारी है श्रमिक न्याय की। श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार कानून बनाया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाई जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया जाएगा। शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना लाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस संवैधानिक न्याय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, आर्थिक न्याय के तहत टैक्सेशन और जरूरी टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएंगे। राज्य न्याय के तहत कांग्रेस हर राज्य को उसके कर राजस्व के उचित हिस्से देगी। रक्षा न्याय, जिसके जरिए देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक मजबूत विदेश नीति तैयार किया जाएगा। पर्यावरण न्याय, वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत योजनाएं बनाई जाएंगी। पहाड़ी और तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। ये घोषणा पत्र भारत की एक सुनहरी और शानदार तस्वीर बयां करती है। हम आपसे इतिहास के सबक को ध्यान में रखकर कांग्रेस पर विश्वास जताने की अपील करते हैं। कांग्रेस आपसे अधिक स्वतंत्रता, तेज विकास, न्याय संगत विकास और सबके लिए न्याय का वादा करती है। हाथ को चुने, न्याय को चुने, क्योंकि ये हाथ ही अब आपके हालात बदलेगा। वीडियो में आपने देखा कि अलग अलग तरह की चीजें इसमें ये वायदे हैं जिसको वो चुनाव के बाद तुरंत अगर सत्ता में आते हैं तो वो इसे पूरा करेंगे। और राहुल गांधी अपने पूरे चुनावी अभियान में जो बढ़ती हुई असमानता है, जो अमीर गरीब के बीच में इस बाजार व्यवस्था का एक अनिवार्य नियम भी है कि वह खाई को पैदा करती है, तो उस पर ये सवाल उठाते रहे हैं, लगातार इसका जिक्र करते रहे हैं। और उसी के साथ साथ वो ये घोषणाएं भी कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसको ठीक से बांटने की ज़रूरत है और इसका वो पुनर्वितरण करेंगे, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी जो धन संपदा पैदा हो रही है उसका पुनर्वितरण करने की ज़रूरत है। और उसको एक जनप्रिय भाषा में कहते हैं कि मोदी जितना अडानी अंबानी और तमाम बड़े लोगों को देगा उतना मैं आपको दूंगा। तो इस तरह की और इसके साथ साथ वो इसके प्रति गंभीर नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, न सिर्फ वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और आर्थिक गणना की बात कर रहे हैं, जाति आर्थिक यानी समाज का एक्सरे करने की जो बात कह रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक और अलग से ये बात कर रहे हैं कि एक वित्तीय सर्वे करने की ज़रूरत है और वो सत्ता में आए तो वह वित्तीय सर्वे करेंगे इस बात के लिए कि जो धन संपदा पैदा हो रही है उसका वितरण किन किन स्थितियों में है और क्या उसकी स्थिति है देश के भीतर, ताकि आगे की परियोजनाएं उसके आधार पर निर्मित किया जा सके। लेकिन जो एक मोटा रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया के पैमाने पर, जो इंडेक्स आया है, जो विशेषकर इनइक्वालिटी लैब है, वो हर वर्ष जो है अपने आंकड़े जारी करती है और वो एक वैश्विक संस्था है जो पूरी दुनिया में यानी बाजार व्यवस्थाओं में जहां असमानता पैदा होती है तो उन असमानताओं को चिन्हित करती है और राष्ट्रों को आगाह करती है कि वो चेत लें। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत देश में जो धनिक वर्ग है, 10% जो सबसे अमीर तबका है, सबसे धनी तबका है, वह वर्ष 2022 में 65% यानी कुल संपदा का 65% और 23 में कुल संपदा का 57% उसके ऊपर खर्च किया गया, यानी उसका उपभोग उसने किया। और इसी तरह से देश की जो सबसे गरीब आबादी है, गरीब जो नीचे से जो गरीबी जो बॉटम पे रहने वाले लोग हैं, यानी बॉटम पे रहने वाले 50% लोग, जो गरीब तबके के 50% लोग हैं, उन पर जो है 2022 में 6.5% और 2023 में 15% धन संपदा खर्च की गई। यानी जो ये बंटवारा है जो समूचे धन संपदा का, वह जो 10% धनी तबका है उसको 65 और 57%, और जो सबसे गरीब 50% हैं उनको जो है 6.57 और 15% उन पर खर्च होती है। शेष जो मिडिल स्ट्रेटा है, जो बचा हुआ स्ट्रेटा है, वह शेष बची हुई राशि में उपभोग करता है। यानी उनके हितों के लिए
इस तरह की योजनाओं पर खर्च किया गया है जो उनको लाभ पहुंचाएगा। अब दूसरी तरफ देखें तो जो प्रधान सत्तारूढ़ दल है जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो इन नीतियों को निशाना बनाते हैं और वो इसको डराते भी हैं। वो इसको डराते हुए जनता के बीच में कहते हैं कि अगर ये विपक्षी सत्ता में आए, अगर आपने कांग्रेस को सत्ता दी तो वहाँ पर एक टैक्स लगेगा, इनहेरेंट टैक्स, जो उत्तराधिकार कर लगाता है। और जनपरक भाषा में इसको समझाते हुए वो ये बात कहते हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस, अगर ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह 1 भैंस उस टैक्स में ले लेगा। ये जनपरक भाषा में अपने भाषणों के दौरान वो इस बात को कहते हुए इस पर निशाना बनाते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यह जरूरी है समझना कि समझना ये इस बात को जरूरी है, जैसे अखबारों में जिस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए बढ़ने वाले मिलियनर्स की सूची जारी की जाती है, उनके दुनिया भर में और देश भर में स्थान के बारे में होती है, तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह हर हमेशा जो बढ़ते हुए या विकसित होते हुए पूंजीपतियों की जो निजी पूंजी को के आधार पर जो एक स्केल बनाया जाता है सामाजिक, यह हर हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। यह हर हमेशा देश की समृद्धि को नहीं बताता है, क्योंकि 2 मॉडलों में एक ऐसा भी मॉडल है जहां बड़े लोगों की संपत्ति तो अकूत बढ़ती है, उनकी संख्या भी बढ़ती है, लेकिन वह इस कीमत पर बढ़ती है कि एक भारी आबादी उसकी तुलना में धीरे धीरे गरीब होती जाती है। तो यह बहुत कोई खुश करने वाली बात नहीं है। इससे जो जन सामान्य की, आम जन की, जो बॉटम में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं बनती है। और जो संपदा का बंटवारा है, जो वेल्थ पैदा होता है, उस संपदा का जब बंटवारा है तो वह एक असमान बंटवारा होता है जो कि इसके कारण में मौजूद है, और इसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच में खाई और बढ़ जाती है और समस्याएं भी इसके साथ साथ बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये घोषणाएं की जा रही हैं और इसके आलोचना और प्रति आलोचना को आप देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारे जेहन में ये भी उठता है कि क्या वाकई सिर्फ ये विश्वास करने की बात है कि क्या वाकई जो कांग्रेस राहुल की अगुवाई में जो कांग्रेस वायदे कर रही है, इंडिया गठबंधन वायदे कर रहा है, क्या ये वास्तव में पूरे हो सकते हैं, या इसको पूरा करने की का कोई कानून है जिसके आधार पर ये पूरा किया जा सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि इस पर भी सवाल उठता है कि मन में कि वास्तव में क्या ये जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी कहे जाने वाली योजनाएं पूरी हो पाएंगी इस अर्थव्यवस्था के भीतर? तो इसका एक सीधा सीधा जवाब है कि हाँ, पूरी तो हो सकती हैं, इसे पूरा किया जा सकता है और यह संभव है और इसे किया भी जाना चाहिए। अब यहाँ पर इस बात को हम किस आधार पे कह रहे हैं? इस बात को हम इस आधार पे कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा इतिहास के पुराने पन्नों को पलटेंगे तो हम विशेषकर आज़ादी के बाद जब जो शुरुआती 4 दशक थे उसमें हम देखते हैं कि जिसको कि हम पुस्तकों में भी पढ़े हैं और लोग ये चर्चा भी करते हैं कि नेहरू के समाजवाद से प्रभावित था और एक समाजवादी मॉडल, सोशलिस्टिक मॉडल पूरे 4 दशक तक लगातार इस देश में लागू रहा। अब ये सोशलिस्टिक मॉडल का क्या मतलब है? सोशलिस्टिक या समाजवादी या नेहरू के समाजवादी मॉडल का क्या मतलब है? ये वही दौर है, याद करें, जब बड़े पैमाने पर राज्य के नेतृत्व में, राज्य की अगुवाई में, राज्य के स्वामित्व में संयुक्त उपक्रम खोले गए। बड़े बड़े जो उद्योग थे जो तत्काल मुनाफा नहीं दे सकते थे, उन उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें रेलवे से लेकर के
बड़े बड़े कोयला खदाने और तमाम चीज़ें स्थापित की गई और ये जनता के पैसे से स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह कोई सामाजिक क्रांति थी या जो है एक बराबरी की तरफ बराबर दुनिया की वैसी दुनिया की जो क्रांतियों के बाद की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक संतुलन और भारत की जो औद्योगिक शक्ति का एक विस्तार हुआ और बड़े पैमाने पर उस ज़माने में रोजगार भी लोगों को मिला, लोगों को नौकरियां मिली और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद हुई। उसके अलावा भी हम देखते हैं इसी को एक संयुक्त अर्थव्यवस्था का मॉडल कहा गया। संयुक्त अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में जॉइंट इकोनॉमिक पॉलिसी कही जाती है के रूप में हम इसको जानते हैं। इतना ही नहीं था बल्कि सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो सार्वजनिक सबके हित थे, कई तरह के कानून बनाए गए। जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए ज़मीनें अधिग्रहित की गई बड़े ज़मींदारों से और भूपतियों से, जो लैंडलॉर्ड्स थे और बड़े बड़े ज़मींदार थे, जिसको कि सीलिंग एक्ट या ज़मींदारी उल्मूनल एक्ट कहा जाता है। उसके जरिए से जो है ये सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने और एक लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए उसको अधिग्रहित किया गया और अधिग्रहित करके उसे दिया गया, गरीबों के बीच में बांटा गया। आगे चल कर के इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो बैंक और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी इसी रूप में किया गया और कि जो है जो प्राइवेट कैपिटल है, जो निजी पूंजी है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप का है, वो इतना आगे ना बढ़ जाए कि वो हमारे यहाँ असमानता की खाई को पैदा करे, असमानता की खाई को बढ़ावे। तो इसके लिए एक अलग से कानून भी बना जिसे हम MRTP एक्ट 1969 कहते हैं, जिसमें कि यह प्रावधान किया गया कर लगा करके कि जो निजी इंटरप्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े। निजी इंटरप्राइजेज को ये सुविधा नहीं दी गई या उन्हें बहुत छूट स्टेट की तरफ से नहीं दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि एक आर्थिक आधार हमारा निर्मित हुआ, औद्योगिक आधार निर्मित हुआ और तमाम इस दरमियान हरित क्रांति और तमाम ऐसे कृषि के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई जिसमें कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने, अनाज में आत्मनिर्भर बनाने और तमाम चीज़ों में आत्मनिर्भर बनने का एक समय प्राप्त हुआ, एक समय मिला। और हमारे यहाँ भी एक मजबूत ढांचा निर्मित हुआ, आर्थिक मजबूत ढांचा निर्मित हुआ कृषि के क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी। ये इन्हीं का परिणाम रहा और हम पाते हैं कि इससे जो है जो असमानता थी उसको संतुलित करने में बहुत हद तक कामयाब रहा। लेकिन हम ये देखते हैं कि आगे चल कर के इन 4 दशकों के बाद विशेषकर 90 में आकर के मुखर रूप से बीच का भी एक संक्रमण काल था जिसमें कि संयुक्त उपक्रम की व्यवस्था को 80 से 90 के दौर में बनाए रखा गया और साथ में निजी पूंजी को भी थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाने लगा, या यूँ कहें कि थोड़ा थोड़ा दुनिया ने उसको छूट दी जाने लगी और एक कोलैबोरेटिव, जिसे कोलैबोरेटिव कैपिटल कहते हैं, उसका एक दौर था। लेकिन 90 के बाद धीरे धीरे निजी इंटरप्राइजेज को थोड़ा महत्व ज़्यादा दिया जाने लगा और उसको भी आगे बढ़ाने और उसके लिए भी जो धन संपदा का वितरण था उसमें भी उसकी हिस्सेदारी को धीरे धीरे बढ़ाया गया। यूँ कहें कि ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे एक संतुलित ढंग से आगे बढ़ता हुआ कदम था और यह जो है यही कदम 2014 तक जारी रहा। 2014 के बाद जो सत्तारूढ़ दल है उसकी जब नीतियां आई तो उन्होंने मुख्य रूप से उनके चिंतन में यह बात हमेशा से थी कि ये बड़े बड़े कारखाने और उद्योग चलाना सरकार का काम नहीं है। ये उनका माइंड सेट था और उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ सार्वजनिक उपक्रमों को
बेचना शुरू किया और उसको लगातार निजी हाथों में देते गए। और निजी हाथों में देने की वजह से, क्योंकि निजी एंटरप्राइजेस का 10 सालों का जो अनुभव है वो अपने फ़ायदे के लिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बने बनाए ढांचे हैं उसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में रोजगार और महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पे जाके पहुंच गई और इसने अमीर और गरीब के बीच में जो है खाई को और चौड़ा कर दिया। और जो आंकड़े उपलब्ध हैं, यूँ तो इस दौर में आंकड़ों को खोजना ही बड़ा कठिन है, लेकिन जो आंकड़े मौजूद हैं वो इसी दिशा में बताते हैं। और यह हमारे समाज के लिए बेहद संकट की स्थिति है, यानी वह खाई, असमानता की वह खाई अब काफ़ी गहरी हो चुकी है और उसके परिणाम जो है अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ने लगे हैं। वो कृषि का क्षेत्र हो, किसान आंदोलन के रूप में, महंगाई का क्षेत्र हो, मजदूरों के लिए बनने वाले कानूनों को हो, जिस तरह से नई इस निजी पूंजी के इर्द गिर्द जिस तरह का ताना बाना कानूनी निर्मित किया गया है, वह पुराने अधिकारों और पुराने दौर को से कहीं गुना ज़्यादा शोषणकारी है और वह पूरे जो मौलिक अधिकार हमें संघर्षों से हासिल किए थे वह उसको बहुत ही सीमित करता है। और हम एक तरह से जो समाज के बड़े तबके की जो भारी आबादी है, उस तबके की ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि आज 80 करोड़ लोग सरकार के दिए हुए राशन और उसके अनाज पर निर्भर कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो यह ऐसी बढ़ती हुई असमानता की खाई किसी भी समाज के लिए सुरक्षित नहीं हो सकती है। और जैसा कि सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अगर सुखों के बंटवारों में इतना बड़ा अंतर है तो कोई भी समाज, इतने बड़े अंतर वाला समाज, सुख और शांति और स्थायित्व वाला समाज नहीं हो सकता। यह एक सच्चाई है। साथियों नमस्कार।